आज का जो ये मेगा प्रैक्टिस सेट है इसमें हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्णमाला, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक है। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वर्ण क्या होता है। वर्ण हमारे वो होते हैं उस छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ऐसी ध्वनियाँ जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते वो हमारे वर्ण होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और वर्ण के कितने भेद होते हैं हमारे पास दो भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। ये बात आपने याद रखना। और अगर आपसे कभी कल को ये पूछा जाए कि मूल और मुख्य वर्ण कितने होते हैं, तो हमारे पास 44 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर कुल कितने वर्ण हैं, तो हमारे पास 45 है। तो जो ये चीज़ें ना, ये आपसे पूछी जाती है और आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी बुक में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वाली चीज़ें मैंने बहुत मेहनत करके ढूंढी है, बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया, जो आज का मेगा प्रैक्टिस सेट है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे पूछा गया कि आपके पास कुल वर्ण कितने हैं। तो कुल वर्ण हमारे पास 52 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना कुल वर्ण, क्योंकि बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि आखिर लेखन के आधार पर आपके पास कितने वर्ण हैं। तो लेखन के आधार पर हमारे पास 52 वर्ण है। तो जो ये चार्ट है इसको आपने ध्यान में रखना है। लास्ट जो है पूछा जाता है आपसे मानक वर्ण कितने हैं, तो हमारे पास 52 ही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। और साथ ही में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है, वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये भी यहाँ से क्लियर हो गया। कभी भी आपसे पूछा जाए उच्चारण या प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे आपसे कि जैसे कि यहाँ पे बोला है उच्चारण और प्रयोग। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, तो हमारे पास दो होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। इसको आपने ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम करते हैं स्वर के बारे में बात। तो हमारे पास हिंदी भाषा में टोटल जो स्वर होते हैं वो हमारे पास 11 स्वर होते हैं। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है आपके पास कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, तो हमारे पास 11 स्वर होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक बार और ये पूछा जाता है कि जो स्वर होते हैं ना वो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र रूप से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, तो जो हमारे स्वर है वो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वर्ण के 3 भेद होते हैं। अगर आपके पास कभी भी ये पूछा जाए कि मात्राओं के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, वो भी 3 होते हैं। तो ये सेम ही है, मतलब मात्रा और उच्चारण अगर दोनों साथ में पूछा जाए, मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो वो भी 3 होते हैं। तो जो हमारे पास 3 स्वर के भेद होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इनसे बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें जो ह्रस्व स्वर होते हैं उसमें हमारे पास बहुत कम समय लगता है उनको उच्चारण करने में, जैसे कि अ, छोटी ई, छोटा उ, री, ये हमारे ह्रस्व स्वर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें दीर्घ स्वर, जो कि जिसमें कि हमारे पास दुगना समय लगता है, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं। लास्ट जो भेद है वो है प्लुत स्वर। ये हमारे वो वाले स्वर होते हैं जिसमें हमारे को बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि ओम, हे राम, हरिओम, इस तरीके के शब्द हमारे प्लुत स्वर में आते हैं। तो इस बार भी आपसे पूछा गया था कि प्लूत क्या है, तो आपको ऑप्शन दे रखे थे स्वर का भेद है, व्यंजन का भेद है, वर्णमाला है। तो जो प्लूत था वो क्या था, हमारा स्वर का भेद है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि ह्रस्व क्या है, तो वो भी हमारा स्वर का भेद है। दीर्घ क्या है, वो भी हमारा स्वर का भेद है। अगर प्लूत पूछा जाए तो ये भी हमारा स्वर का भेद है। इस चीज़ को आपने याद रखना, स्वर से बस इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें व्यंजन। व्यंजन के हमारे पास मुख्य 3 भेद होते हैं, एक स्पर्श व्यंजन, एक अंतः व्यंजन और एक ऊष्म व्यंजन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्यंजन के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो हमारे पास 3 होते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और जब भी पूछा जाए कि व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन हमारे पास 33 व्यंजन होते हैं। कभी भी पूछा जाए कि व्यंजनों की कितनी संख्या होती है, तो 33 होते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो व्यंजन है वो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते। अगर आपको कभी भी ये पूछा जाए कि ऐसे कौन सा वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होता, तो व्यंजन है। और जो स्वर है वो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। यहाँ से यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक चार्ट, इसको आपने ध्यान रखना है कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो बात करें अगर मूल स्वर हमारे पास 3 तरह के होते हैं। कभी मात्रा के आधार पर पूछे जाते हैं आपसे, कई बार मूल स्वर पूछा जाता है, और कई बार आपसे यहाँ पे उच्चारण क्या है,
आधार पर पूछा जाता है। तो 3 तरह के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इनके बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं व्यंजनों के बारे में। तो व्यंजन के जो मुख्य होते हैं वो 3 ही होते हैं, बट हमारे पास और भी इसमें व्यंजन में आता है, जैसे कि स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया और द्वितीय व्यंजन। बस यहीं तक आपसे पूछा जाता है, जो 6th वाले इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर हमारे स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है और संयुक्त व्यंजन क्या है, द्वितीय व्यंजन क्या है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। तो यहाँ पे जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो जो आपके जीभ हो गई या दोनों ओंठ हो गए वो आपस में स्पर्श होते हैं, एक दूसरे से टकराट होती है बेसिकली। तो सबसे, अगर ये भी चीज़ आपको याद नहीं रहती तो बेसिक चीज़ याद रखना, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आपके पास स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। अगर आपसे कई बार पूछा जाए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या है, तो इसमें सिर्फ आपका च वर्ग आता है, ये याद रखना। अगर कई बार तो आपसे पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन ही, तब आपने याद रखना क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन है वो कौन से होते हैं, तो इसके अंदर आपका च वर्ग आता है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना, तो पेपर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि अगर आप इसके रूल वगैरह पढ़ने लग जाओ तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी। बस स्पर्श व्यंजन में याद रखना कि जो आपके क, ट, त, प वर्ग वो आते हैं। तो नेक्स्ट बात करें तो हमारा संघर्षीय व्यंजन, तो इसको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। अगर आपसे कई बार ऊष्म व्यंजन पूछा जाए या संघर्षीय व्यंजन, तो इसके अंदर ये वाले वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण करते हुए मुख से वायु बाहर की तरफ को आती है, जैसे कि श हो गया, पेट की श, सौ, ह, ये वाले शब्द हमारे ऊष्म या संघर्षीय व्यंजन के अंदर बोल सकते हो आप। और फिर आता है पार्श्विक व्यंजन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, तो सिर्फ लौ, एकमात्र लॉ ऐसा है जो आपका पार्श्विक व्यंजन है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि लुंठित व्यंजन, ये एकमात्र रॉ है। कभी भी पूछा जाए कि जो रॉ है वो कौन सा व्यंजन है, तो वो लुंठित व्यंजन है। अगर आपसे पूछा जाए कल के लिए कि लॉ कौन सा व्यंजन है, वो पार्श्विक व्यंजन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे कि ह कौन सा व्यंजन है, तो ह हमारा ऊष्म है और संघर्षीय व्यंजन, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। इससे आपके पास बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपने बस रूल को याद रखना और इसके बाद चार्ट है उसमें भी पता चल जाएगा। तो अल्पप्राण वो होते हैं जब हम उनका उच्चारण करें तो जो वायु की मात्रा हमारी बाहर को निकलती है वो बहुत कम निकलती है। जब आप कॉक बोलोगे तो मतलब आप ना अपने मुंह के सामने ना हाथ रखना और शब्द का वर्णों का उच्चारण करना। जैसे क बोलोगे तो जो वायु की मात्रा है वो बाहर की तरफ कम निकलेगी। महाप्राण जिसमें वायु की मात्रा थोड़ी ज़्यादा निकलती है बाहर को, अगर आप ख का उच्चारण करोगे तो जो आपकी वायु की मात्रा है वो बाहर की तरफ ज़्यादा निकलेगी। आप इसको एक्सपीरियंस करोगे। पेपर में बस आपने हाथ आगे की तरफ रखना और वर्णों का उच्चारण करना, तो जिस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ण अल्पप्राण है, कौन सा आपका महाप्राण है। नेक्स्ट रूल भूल के तो इस टेबल को याद रखना, आपकी जो फर्स्ट रो है, थर्ड रो है और जो लास्ट रो है वो आपके अल्पप्राण है, सेकंड और फोर्थ रो आपकी महाप्राण है। इनको आपने याद रखना। और जब भी आप उच्चारण करोगे तो देख लेना, आप खुद फील करोगे, हाथ मुंह के सामने रख लेना। जब भी आप क का उच्चारण करोगे तो वायु की मात्रा बाहर की तरफ कम आएगी। जब आप ख का करोगे तो आपकी वायु की मात्रा बाहर को ज़्यादा आएगी। और अगर कभी पेपर में भूल गए कि अल्पप्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है, तो याद रखना और आपका सबसे पहले आता है तो अल्पप्राण पहले वाले है, महाप्राण उसके बाद। याद रखना फर्स्ट रो, थर्ड रो और फिफ्थ रो आपकी अल्पप्राण है, महाप्राण आपकी सेकंड और फोर्थ रो है। बाकी आप इसका रूल याद रखना कि अल्पप्राण में वायु कम निकलती है, महाप्राण में वायु ज़्यादा निकलती है बाहर की तरफ। नेक्स्ट बात करें उच्चारण स्थान की, ये भी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो कंठ की बात करें तो कंठ में हमारे क वर्ग आते हैं। जितने भी हमारे क वर्ग है वो सारे हमारे कंठ के अंदर आते हैं और साथ में ह भी आपका जो है ह और विसर्ग याद रखना, ये भी आपके कंठ के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो तालु, तालु में आपका च वर्ग आता है और श या और य आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो मूर्धा, इसमें आपका री आता है और ट वर्ग पूरा आता है। दंत की बात करें तो इसमें आपका त वर्ग पूरा आता है और ल और सौ भी आपके दंत में ही आते हैं। ओष्ठ की बात करें तो इसमें आपके पास प वर्ग आता है। नासिका में जितने भी आपके लास्ट में लगते हैं ना, यौण, न, म, ये आपके नासिका के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें कंठ तालु की तो ए ऐ आपके कंठ तालु में आते हैं। और अगर हम बात करें कंठ ओष्ठ की तो ओ और औ आपके कंठ ओष्ठ में आते हैं। अगर हम बात करें दंतोष्ठ की तो इसमें सिर्फ आपका वो आता है।
तो जब आप इनका उच्चारण करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जब आप क वर्ग की उच्चारण करोगे तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है वो आपके गले में पड़ेगा, कंठ में। नेक्स्ट बात करें जो तालु, जब आप च वर्ग की बात करोगे तो जो आपकी जीभ है वो तालु को टच करेगी, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो हम जो ट वर्ग है, तो ये जब आप इसका उच्चारण करोगे जो आपकी जीभ है वो आपके मूर्धा को स्पर्श करेगी। नेक्स्ट त वर्ग जब आप बोलोगे तो आपके दंत को जीभ टच करेगी। त थ ध ध न, जब आप इसका उच्चारण करोगे तो आपकी जीभ क्या है, दांत को टच करेगी। अगर आप प वर्ग की बात करें तो जब आप इनको उच्चारण करोगे तो आपके ऊँट आपस में मिलेंगे, प फ भ भ म। जब आप इनको उच्चारण करोगे तो उच्चारण करके आपको पता चल जाता है, इनके नाम से पता चल रहा है कि आखिर कौन कौन सी चीज़ जब आप उच्चारण करोगे तो आपकी जीभ कहाँ पे टच करेगी और स्ट्रेस आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा। तो वर्ण विचार में इन्हीं टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे भी आपके पास बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाता है। शब्द विचार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही जो यहाँ से बनता है वो है कि शब्द विचार के कितने भेद हैं। तो इस चीज़ को आप कभी मत भूलना, जो शब्द विचार है उसके 4 भेद है। एक है स्रोत के आधार पर, एक है रचना के आधार पर, एक है अर्थ के आधार पर, एक है प्रयोग के आधार पर। कभी भी आपसे पूछा जाए शब्द के कितने प्रकार है तो वो, या भेद पूछे जाए तो वो 4 है। और नेक्स्ट जो ये आपके भेद है, इनके भी सब भेद है आगे के लिए, मतलब सब पॉइंट्स है। मतलब स्रोत के आधार पर भी आगे आगे डिफाइन हुए हुए, रचना के आधार पर भी, अर्थ के आधार पर भी, प्रयोग के आधार पर भी। इनको भी मैं आपको इसी वीडियो में बता लूँगा। और बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे ग्रुप में, जो भी बच्चे ग्रुप में ज्वाइन हुए हुए उनको कल सारे के सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वो ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। जब भी आपके पास बात करें तत्सम शब्द की, ये हमारे वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में भी वो संस्कृत की तरह ही लिखे जाते हैं। जैसे कि ज्यों के त्यों उठाए जाए, जैसे कि हम बात करें दंत, तो कई बार हम दंत लिख लेते हैं हिंदी में भी। तो जो शब्द हमारे संस्कृत से हिंदी में भी जाएंगे और वो संस्कृत के ही रहेंगे, वो शब्द हमारे तत्सम होते हैं। और कभी भी आपके पास किसी भी शब्द में हलंत लगा हो, विसर्ग लगा हो, वो हमारे तत्सम शब्द के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से उठा करके हम हिंदी में परिवर्तन करके लिख लेते हैं। बाय द वे, हम जैसे दंत है उसको दांत भी लिख लेते हैं ना, तो जो दांत है वो हमारा तद्भव शब्द है। जितने भी हमारे हिंदी के शब्द है वो हमारे तद्भव शब्द है, जो संस्कृत के शब्द है वो तत्सम शब्द है। फिर बात करते हैं देशज। देशज हमारे वो शब्द होते हैं जो हमारी लोकल लैंग्वेज में बोले जाते हैं, जैसे कि आलू हो गया, बैंगन, गाड़ी हो गई, खिड़की, ये हमारे देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द की बात करें जैसे कि मास्टर हो गया, कार हो गई, ये हमारे विदेशी शब्द है जो कि अन्य भाषा से लिए जाएंगे, वो चाहे उर्दू होगी, फारसी हो गई, फ्रेंच हो गई, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, जो भी आपके अलग लैंग्वेज से लिए जाए, जैसे कि डॉक्टर हो गया, ये भी हमारा विदेशी शब्द के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करें तो संकर शब्द। आखिर कौन से शब्द होते हैं, तो संकर शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी 2 शब्द के मेल से बना है। तो ऐसे शब्द जहाँ भी आपको ऐसे लगे कि 2 शब्दों के मेल से बने, वो संकर शब्द है। तो आशा है कि जो आपके उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर है ये आपको क्लियर होगे। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। इनको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर पूछा जाए आपके पास, या बनावट के आधार पर पूछा जाए, तो आपके पास 3 प्रकार के होते हैं। एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द, एक योग रूढ़ शब्द। अगर हम रूढ़ की बात करें तो ये हमारे वो शब्द होते हैं जिनका हम सार्थक खंड नहीं कर सकते, जिनका मतलब सेम होता है। आना, जाना, खाना, ये शब्द हमारे रूढ़ के अंदर आते हैं, क्योंकि आने का मतलब आना ही है, जाने का मतलब जाना ही है। ये शब्द ऐसे शब्द हैं जिसका मतलब सेम रहता है और इनका सार्थक खंड नहीं हो सकता। अब बात करें यौगिक शब्द की, इनका सार्थक खंड भी हो सकता है, और सार्थक खंड होने के बाद जो सार्थक खंड हुए हैं, मतलब संधि विच्छेद हो गया है, उनका अलग अलग मीनिंग होगा। जैसे कि विद्यालय, विद्या जमा आल्य, पाठशाला, पाठशाला, चाय वाला, चाय जमा वाला। चाय वाला मतलब किसी इंसान को हम बोल रहे हैं, पर चाय और वाला जब अलग अलग हो गए तो चाय का मतलब चाय हो गया, वाले का मतलब वाला हो गया। तो जो शब्द जिनका हम सार्थक खंड कर सके और सार्थक खंड करने के बाद उनके अलग अलग मीनिंग हो जाए, वो हमारे यौगिक शब्द के अंदर आते हैं।
नेक्स्ट बात करें तो योग रूट शब्द, ये हमारे वो शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड तो हो सकता है, और सार्थक खंड होने पर ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को डिफाइन करेंगे। बाय द वे, जैसे कि आपके पास बहुव्रीहि समास होते हैं ना, वो इसके अंदर आते हैं। आपके भगवानों के नाम हो गए वो इसके अंदर आते हैं, जैसे नीलकंठ हो गए, गजानन हो गए, दशानन हो गए, ये हमारे योग रूढ़ में है। और एक पंकज, पंकज से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंकज कौन सा शब्द है, तो पंकज हमारा योग रूढ़ शब्द है, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो ये भी आपके पास शायद से हो गया होगा क्लियर कि आखिर रचना के आधार पर आपके पास कितने भेद है, और वो भेद किस किस तरीके के हैं, जैसे कि रूट शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द कौन सा है, और योग रूट शब्द कौन सा है। तो नेक्स्ट जो भेद है शब्द का वो है अर्थ के आधार पर। अगर आपके पास कभी पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक, एक निरार्थक। सार्थक शब्द के अंदर हमारे ये वाले शब्द आते हैं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, नैकार्थक शब्द हो गए। ऐसे शब्द जिनका मतलब कि अलग अलग मीनिंग हो, मतलब जिनको हम, ये वाले शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, जैसे विलोम शब्द, ऐसे शब्द हमारे सार्थक होते हैं। निरार्थक के अंदर आते हैं हमारे, जैसे खट खट, चल चल, कप कप, दो शब्द मतलब रिपीट हो गए, वो हमारे निरार्थक शब्द के अंदर आते हैं। तो लास्ट जो भेद है शब्द का वो है विकार के आधार पर बोला जाए या आपके पास प्रयोग के आधार पर पूछा जाए। तो जब भी आपसे विकार या प्रयोग के आधार पर पूछा जाए तो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंदर आते हैं हमारे, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हमारे विकारी शब्द के अंदर आते हैं। अविकारी शब्द के अंदर आ जाएंगे क्रिया विशेषण हो गए, संबोधक हो गए, इस तरह के शब्द हमारे अविकारी शब्द के अंदर आते हैं। मतलब बेसिकली जो अव्यय है वो हमारे अविकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हमारे विकारी शब्द है। अगर आपसे कभी भी ऐसा पूछा जाए संज्ञा क्या है, तो वो हमारा विकारी शब्द है। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना, और आपका शब्द वाला टॉपिक भी यहाँ पे क्लियर हो गया है। थोड़े बहुत इनको भी याद रख लेंगे, जैसे तत्सम, तद्भव। तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द, जैसे कि सर्प, सर्प हिंदी में हम बोलते हैं उसको सांप, तो सांप हमारा तद्भव है और सर्प हमारा तत्सम। फिर हो गया अर्थ, मतलब आधा, चंद्र मतलब चांद। ऐसे शब्द जो कि संस्कृत में हो गए, फिर वो हिंदी में कन्वर्ट हो तो वो तद्भव है, और जो शब्द हम संस्कृत के शब्द और संस्कृत के शब्द हम हिंदी में प्रयोग करें वो हमारे तत्सम होते हैं। तो इस बात को आपने बस ध्यान रख लेना। तो इस चार्ट को भी एक बार देख लेना। बाकी संज्ञा की कई बार परिभाषा से क्वेश्चन आता है, कई बार उसके प्रकार या फिर भेदों से, या फिर भेदों के जो नाम है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परिभाषा के बारे में। जो संज्ञा की सरल परिभाषा होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, या कोई भी स्थान का नाम हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, मान के चलो जो राम है वो एक पर्सन का नाम है, तो वो हमारे पास एक व्यक्ति का नाम आ गया। फिर हम अगर बात करते हैं पुस्तक, पेन, पेंसिल, ये हमारे पास वस्तुओं के नाम आ गए। हमारे पास किसी स्थान का नाम दिल्ली, शिमला, इस तरह से अगर स्थान के नाम आते हैं तो वो भी हमारे पास संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि पशु हो, चाहे दिल्ली, भारत, किताब, कुर्सी, सुंदरता, ये सब चीज़ें हमारे पास संज्ञा के उदाहरण होते हैं। तो अगर किसी भी पर्सन का नाम हो, मान के चलो मोहन, मोहन एक अच्छा लड़का है, तो इसमें जो मोहन है आखिर वो क्या है, तो यहाँ पर जो हमारा मोहन होगा वो हमारे पास संज्ञा होगा, क्योंकि हमारे पास रूल है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके प्रकार या फिर भेद। संज्ञा के हमारे पास 5 भेद होते हैं। कई बार आपको भेद लिखा होता है, कई बार प्रकार लिखा होता है, दोनों चीज़ सेम है। पहला हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हमारे पास है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हमारे पास है भाववाचक संज्ञा, और चौथा हमारे पास है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा हमारा होता है समूहवाचक संज्ञा। अब देखो भेद और प्रकारों से क्वेश्चन आते हैं कि संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं या फिर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो हमारा आंसर वहाँ पे होगा 5। कई बार होता है कि निम्न में से संज्ञा का कौन सा भेद है, वो छांटना होता है कि कौन सा यहाँ पे संज्ञा का प्रकार है। कई बार होता है निम्न में से संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको 3 हो सकता है संज्ञा का भेद हो और चौथा आपके पास संज्ञा का भेद ना दिया गया हो। तो संज्ञा के जो प्रकार है, भेद है, इसको भी आपने ध्यान में रखना कितने हैं आपके। अगर हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा,
इसकी पहचान होती है जहाँ पर कोई विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का प्रॉपर नाम होता है, जैसे कि दिल्ली, ताजमहल, यमुना, मोहन, किताब। किसी भी पर्सन का अगर प्रॉपर नाम होता है, किसी भी प्लेस का, किसी भी वस्तु का, वो हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। आपकी जो जातिवाचक संज्ञा होती है, इसमें किसी जाति या फिर कोई प्रजातियाँ उसका बोध कराया जाता है। जैसे कि मानव, आपका जो मानव है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उसके अंदर हर एक मानव को पॉइंट आउट किया गया है। जाति का मतलब जिसके अंदर बहुत सारी विभिन्न विभिन्न वैरायटीज एक साथ इकट्ठी होती है। आपके पास पशु है, पक्षी है। अब आपके पास देखो, जो पक्षी है उसके अंदर हर एक जो पक्षी है, जितने भी बर्ड्स हैं, उन सब की बात हो रही है, यानी कि ये जाति की बात हो रही है। आपका जो यहाँ पे पशु है, पशु के अंदर हर एक एनिमल आपका आ रहा है फिर, तो पशु आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपके पास लेखक होगा, फल होगा, सब्जी होगा, पर्वत, नदी, वृक्ष, ये सारे आपके पास जाति के अंदर आता है, जिसके अंदर हर एक वैरायटीज कवर हो रही है। तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा। अब देखो, जो आपका भाववाचक संज्ञा होती है, वहाँ पर आपके भाव, इमोशंस को प्रकट किया जाता है, या फिर आपके पास जैसे मधुरता, मिठास, क्रोध, आपका नेचर किस तरह का है, वो सब आपके पास भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। चौथा जो भेद होता है हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा। आपका जो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, इसके अंदर आपके पास द्रव्यों के नाम आते हैं, तरल पदार्थों के नाम आते हैं, जैसे कि घी हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, आपके तरल पदार्थ हो गए। और द्रव्य जैसे कि पीतल, लोहा, सोना, ये सारे आपके पास द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। आपके पास जो तरल पदार्थ होते हैं लिक्विड वाले, और जो सॉलिड वगैरह जितने भी लोहा वगैरह द्रव्य है, वो सारे के सारे हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा होता है पांचवा, समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय का मतलब कोई एक कम्युनिटी, कोई एक ग्रुप, जहाँ पे हर एक पर्सन अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्लेसेस से, अलग अलग वैरायटी से एक साथ इकट्ठे हो गए। जैसे कि सेना, आपके पास जो सेना होती है, वहाँ पे नंबर्स ऑफ पीपल एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो सेना आपका एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कक्षा हो गई, भीड़ हो गई, टोली हो गई, ये सारे के सारे, मंडली हो गई, ये सारे की सारी हमारे पास समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। यानी कि जहाँ पे अलग अलग वैरायटी के अलग अलग पर्सन एक साथ इकट्ठे होते हैं, एक कम्युनिटी बनाकर एक ग्रुप बनाते हैं, तो वो हमारे पास समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण होते हैं। तो ये था हमारा संज्ञा का टॉपिक, जो कि क्लियर हो गया। यहाँ से इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि पर्वत। पर्वत संज्ञा के कौन से भेद का उदाहरण है? अब देखो, जो आपके पास पर्वत है, जो पहाड़ वगैरह है, उसके अंदर अलग अलग माउंटेन्स, अलग अलग पर्वत सारे एक साथ सम्मिलित हो रहे। इसका मतलब जो यहाँ पे पर्वत है, वो हमारे पास जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सोना है आपके पास, गोल्ड, वो किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना। आपके पास जो सोना होता है, क्या वो आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक का, या भाववाचक का, या फिर द्रव्यवाचक का, या समूहवाचक? आपका जो गोल्ड होता है, आखिर वो किसका उदाहरण होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताना आपने। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है हमारे पास सर्वनाम। सर्वनाम से भी आपके पास अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम सर्वनाम की डेफिनेशन, परिभाषा की बात करते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जैसे कि मैं, तुम, हम, वह, आप, अपना, ये सारे के सारे हमारे पास सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, किसी व्यक्ति का नाम ना यूज़ करके हम वहाँ पे सर्वनाम का यूज़ करें, तो वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में मूल सर्वनाम आपके पास 11 होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए सर्वनाम से, आखिर जो सर्वनाम है उसमें कुल कितने सर्वनाम होते हैं? टोटल आपके पास 11 होते हैं। और जो आपके पास मूल सर्वनाम 11 होते हैं, वो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या,
कोई, कुछ, ये 11 सर्वनाम आपके पास मूल माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम सर्वनाम के भेद या फिर प्रकार। कई बार भेद यूज़ किया होता है, कई बार प्रकार यूज़ किया होता है आपके पास। तो सर्वनाम के हमारे पास 6 भेद होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा जो हमारे पास सर्वनाम का भेद होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हमारे पास होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और जो छठा हमारे पास होता है वो होता है निजीवाचक सर्वनाम। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर होगा 6। या कई बार आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना पड़ता है कि आखिर सर्वनाम का कौन सा भेद होगा। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जो सर्वनाम का भेद होता है। या फिर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे 3 ऑप्शन आपको सर्वनाम के भेदों से हो और चौथा ऑप्शन आपके पास सर्वनाम का भेद ना हो। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वनाम से रिलेटेड। नेक्स्ट अब स्टार्ट होता है सर्वनाम का सबसे मुख्य पार्ट। देखो ये सारे के सारे हमारे पास जो आप भेद देख रहे हो यहाँ पे पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये सारे के सारे सर्वनाम के भेद है। पर आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 सब पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे पास 3 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार रिपीटेड है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 3। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है जहाँ पर पर्सन अपने बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे सिर्फ अपने बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट जो मध्यम पुरुष, जो एक पर्सन के साथ दूसरा पर्सन है, जहाँ पे 2 पर्सनों के बारे में बात हो रही है, 2 व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही है, वो हमारे मध्यम पुरुष के अंदर आते हैं। तीसरा जो होता है अन्य पुरुष, जहाँ पे किसी अन्य ही व्यक्ति या वस्तु या किसी और के बारे में बात हो रही है, कोई और चीज़, कोई तीसरी ही चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं, वो हमारा अन्य पुरुषवाचक होता है। उत्तम पुरुष में जो आते हैं मैं और हम, मैं कल दिल्ली जाऊंगा या हम कल स्कूल जाएंगे, तो ये हमारे उत्तम के अंदर आते हैं। मध्यम के अंदर आता है तू, तुम या तुम्हें। तू कहाँ जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या पता नहीं है, ये सब जो आपके आते हैं ये मध्यम पुरुष के अंदर। अन्य जो पुरुष होता है वे, वह, यह, इनका, यहाँ पे हम तीसरे ही पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है निजीवाचक सर्वनाम। निजीवाचक सर्वनाम की पहचान होती है जब पर्सन अपने बारे में बात कर रहा है कि मैं स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगा, यानी कि स्वयं, अपने आप, खुद, इन वाक्यों का अगर यूज़ होता है तो वो हमारे पास निजीवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब होता है कोई निश्चित, किसी निश्चित पर्सन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं या निश्चित प्लेस के बारे में, यह मेरा घर है, यानी कि जब आप यह का यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आप पॉइंट आउट कर रहे हो, किस चीज़ को दिखा करके कर रहे हो कि यह मेरा घर है, यह मेरा मित्र है, वह मेरा घर है, वह मेरा मित्र है, या उसे विद्यालय जाना है। जब आप उसे का यूज़ कर रहे हो यानी कि एक पर्सन को पॉइंट आउट किया जा रहा है। जब आप किसी चीज़ के बारे में निश्चित रूप में बता रहे हो, किसी चीज़ को प्रॉपरली पॉइंट आउट कर रहे हो, वो आपके पास निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। अगर हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, वहाँ पर जो चीज़ होती है वो आपके पास निश्चित नहीं बल्कि अनिश्चित होती है, प्रॉपर नहीं पता होता है। कोई या कुछ, कुछ विद्यार्थी आए हैं, कोई विद्यार्थी जा रहे हैं, कोई आदमी आ रहा है, मुझे कुछ रुपए चाहिए, कुछ और जो कोई है आपका, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है आपका। नेक्स्ट हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है इसकी पहचान जहाँ पर संबंध बनाए जाते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह के काम। संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं यहाँ पर ज़्यादातर जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा,
जैसे जिसका, इस तरह के शब्दों का यूज़ किया जाता है, जिसका, उसका। यानी कि जहाँ पे संबंध बताए जाते हैं, दो चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाता है, उन दोनों के बीच रिलेशन बताया जाता है, वो हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। लास्ट जो होता है हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, इसकी पहचान होती है जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, क्या कर रहे हो, कौन है, इस तरह के शब्द जब यूज़ होते हैं, किसने कहा, क्यों कहा, ये वाले शब्द जहाँ है, किसने, क्यों, कौन, क्या, ये हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। प्रश्नवाचक जो सर्वनाम, इसकी पहचान अगर आप कहीं पे क्वेश्चन पूछ रहे हो। संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है, इसकी पहचान जहाँ पर कोई रिलेशन बताया जा रहा है। आपका जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, वहाँ पे कोई अनिश्चित वस्तु के बारे में, कोई, कुछ, इन शब्दों का प्रयोग किया होता है। आपका जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, वहाँ पे कोई निश्चित वस्तु के बारे में, किसी वस्तु को प्रॉपरली पॉइंट आउट किया गया होता है, यानी कि यह, वह, उसे, इन चीज़ों का यूज़ होता है, वो आपके पास निश्चयवाचक के अंदर आते हैं। निजीवाचक जो सर्वनाम होता है, जहाँ पे आप अपने बारे में बात कर रहे हो कि मैं स्वयं करूँगा, मैं खुद करूँगा, मैं अपने आप करूँगा, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, वो हमारे पास निजीवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम, आपको पता है इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम जहाँ पे हम अपने बारे में बात करते हैं, मध्यम जहाँ पे हम दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और अन्य जहाँ पे हम तीसरी ही चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे पास अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और उसके भेदों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। सबसे पहले बात करें विशेषण क्या होता है। विशेषण होता है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उन्हें विशेषण कहते हैं। देखो, विशेषण के नाम से पता चल रहा है, मतलब इसकी विशेषता। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें विशेषण कहा जाता है। वो आपने टिक लगा लेना जहाँ विशेषण होगा ऑप्शन में। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। इनको भी आपने ध्यान में रखना है। तो जो मुख्य थे वो है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की बात करें तो जब हम किसी के गुणों के बारे में बात करते हैं, गुण में सब कुछ आ जाता है। आपका अच्छा गुण हो, बुरा हो, रंग, रूप, स्थान, गंध, सब चीज़ें आ जाती है आपकी, ठीक है। जो भी आपके गुणवाचक विशेषण आएंगे कि अच्छा था, भला था, नीला था, लाल था, पीला था, इस तरीके के शब्द आपके पास आ जाते हैं। जैसे पहाड़ी हो गई, दिल्ली हो गई, दिल्ली वाला, भारतीय, अगर ऐसे शब्द है वो गुणवाचक विशेषण के अंदर आपके आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जो परिमाणवाचक विशेषण है, ये हमारा नापतोल से संबंध रखता है। तो इसमें आता है एक निश्चयवाचक परिमाण, एक है अनिश्चय। जो निश्चय है उसमें आपको पता है निश्चित कि मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, मुझे 1 दर्जन आम लेने हैं, मुझे 1 दर्जन केले लेने हैं, तो आपको पता है कि जिसमें आपको पता चले निश्चय, निश्चित है आपने किया। एक है अनिश्चय जिसमें कि मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, मतलब कि ऐसा हो गया हलवे में बहुत ज़्यादा घी पड़ गया, ऐसे तरह के शब्द जहाँ पे थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, ऐसे शब्द आए, वो अनिश्चय परिमाणवाचक होता है। निश्चय में जहाँ को निश्चित पता है कि आपको कितनी चीज़ चाहिए, कितनी चीज़ लानी है, तो ये आपके निश्चय में होगा। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें संख्यावाचक विशेषण, ये भी हमारे संख्याओं से मतलब संबंध रखते हैं, जिसमें कि हमारे को संख्या में 2 होते हैं, एक है निश्चय और एक है अनिश्चय। निश्चय की बात करें तो हमारे को पता है कि 1, 3, 4 इस तरीके के क्रमबद्ध होते हैं। पहला वो पहले स्थान पे बैठता है, वो दूसरे स्थान पे बैठता है, इस तरीके के आगे तुम दोनों, तुम 4, अगर ऐसे शब्द हैं वो हमारे निश्चय संख्या के बारे में बात करते हैं। अनिश्चय की बात करें तो कुछ विद्यार्थी वहाँ जा रहे थे, थोड़ी लड़कियाँ होगी, सब लड़के, इस तरीके के शब्द हमारे अनिश्चय संख्यावाचक के अंदर आते हैं। तो लास्ट भेद की बात करें तो ये हमारा सार्वनामिक भेद। इसमें बोले तो सर्वनाम, मतलब कि हम सर्वनाम का यूज़ करते हैं कि यह मेरा घर है, वह मेरा दोस्त है, वे मुझे अच्छा लगता है, कोई पढ़ रहा है, तो वे
यह, मेरा, इस तरीके के जो शब्द है वो देखो सर्वनाम के अंदर आते हैं। तो जहाँ भी आपके पास इन शब्दों का यूज़ हो वो सर्वनामिक विशेषण के अंदर आते हैं। तो विशेषण वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया और कंप्लीट हो गया। ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद हैं। भेदों को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। विशेषण के हमारे पास 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्रिया। क्रिया से हमारे को पता चलता है कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे शब्द जिससे हमें पता चले कि कोई कार्य हो रहा है वह क्या कहलाते हैं, तो वो हमारे क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि राम खेल रहा है, हमें पता चल रहा है राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। इस तरीके के शब्द होते हैं, ठीक है। कि कोई खाना खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है, राम वहाँ, राम नाच रहा है, राम गाना गा रहा है। जब ऐसे ऐसे शब्द आए तो हमें पता चल रहा है, क्रिया के बारे में पता चल रहा है कि कोई कार्य हो रहा है। अगर आपसे कभी भी मतलब कार्य से संबंधित पूछा जाए तो मतलब वो क्रिया के अंदर आता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रिया के भेद, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। हर एक चीज़ के भेद और उसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाता है या भेदों से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिया के कितने भेद हैं, तो मुख्य क्रिया के 3 भेद होते हैं। एक कर्म के आधार पर, एक प्रयोग या रचना के आधार पर, एक काल के आधार पर। अगर हम बात करें कर्म के आधार पर, आपके 2 प्रकार होते हैं। अगर आपसे कल को कभी ये पूछा जाए कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं, एक अकर्मक, एक सकर्मक। अकर्मक में आपको पूरी चीज़ बताई नहीं जाती, सकर्मक में आपको पूरी चीज़ बताई जाती है। बाय द वे, जैसे अकर्मक में है राम खेल रहा है, तो क्या खेल खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, ये आपको पूरा नहीं बताया गया। अगर आपसे बोला जाए कि राम गिल्ली डंडा खेल रहा है, तो ये आपका सकर्मक क्रिया है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि कौन सा खेल खेल रहा है। अकर्मक में आपको आधी चीज़ बताई जाती है और सकर्मक में आपको पूरी चीज़। जैसे कि राम लिख रहा है, क्या लिख रहा है वो हमें नहीं पता है, तो ये अकर्मक है। राम पत्र लिख रहा है, ये आपका सकर्मक क्रिया है, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट बात करें तो प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो वो हमारे 8 भेद होते हैं। तो 8 भेद होते हैं, ये तो नहीं पूछा जाता कौन कौन से भेद है, सिर्फ ये पूछा जाता है कि प्रयोग के आधार पर आपके क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो ये याद रखना 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। यहाँ पे आपका काल भी क्लियर हो रहा है इसी में ही। तो कौन कौन से होते हैं आपके पास, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अगर हम भूतकाल की बात करें तो भूतकाल के हमारे पास 6 भेद होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और भूतकाल कौन सा काल होता है, भूतकाल वो वाला काल होता है जिसमें हमने कार्य कर चुका है। जो कार्य हम कर चुके हैं वो भूतकाल के अंदर आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कार्य हम कर चुके हैं वो किसके अंदर आता है, तो हमारा भूतकाल के अंदर आता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के हमारे पास 6 भेद है। बस इतना ही यहाँ से पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है। तो दूसरा जो भेद है हमारा काल का वो है वर्तमान काल। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो वर्तमान काल के हमारे पास कितने भेद है, 5 भेद है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि वर्तमान काल के कितने भेद है, तो वर्तमान काल के आपके पास 5 भेद है, इसको आपने ध्यान रखना। और जो वर्तमान काल होता है, जो काल चल रहा है, मैं नाच रहा हूँ, तो मतलब हूँ आ गया ना लास्ट में, मतलब मैं नाच रहा हूँ, अभी भी मैं नाच ही रहा हूँ, तो मतलब कार्य कर रहा हूँ। मैं गाना गा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे शब्द किसके अंदर आएंगे, वर्तमान काल के अंदर। अगर आपके पूछे जाए कि मैं खाना खा रहा था, जब आपके था, थी, थे आगे, तो मतलब भूतकाल वर्तमान काल में कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ऐसे शब्द आए तो वो हमारे वर्तमान काल में आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो भविष्य काल। भविष्य काल होता है जो हमारा भविष्य में आने वाला है, मतलब मैं कल नाचूंगा, मैं कल खाना खाऊंगा, मैं कल व्रत करूंगा, मैं कल शिमला जाऊंगा, गा गी गे, ये शब्द आपके भविष्य काल में आते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भविष्य काल के कितने भेद है, भविष्य काल के आपके पास 3 भेद है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, बस इतना पूछा जाता कि भविष्य काल के कितने भेद है, मतलब उनके नाम नहीं पूछे जाते कभी। तो बस ये याद रखना, भूतकाल के आपके पास 6 भेद है, और जो वर्तमान काल है उसके आपके पास 5 भेद है, और जो भविष्य काल है उसके आपके पास 3 भेद है। इन चीज़ों को याद रखना, तो आपका जो टैट है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई पेड नोट चाहता है, मतलब वो भी अवेलेबल है, अगर किसी को नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो उसको मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हर एक नोट्स के कितना प्राइस है वो आपको, मतलब आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, फिर मैं आपको बता लूँगा वहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिया विशेषण। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रिया विशेषण का अर्थ होता है जब हमें क्रिया की विशेषता का पता चले। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि जिस शब्द से हमें क्रिया की विशेषता का पता चले उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है, तो इसमें क्या है, जो चलता है वो एक क्रिया है, और धीरे धीरे क्या है उसकी विशेषता है, उसके बारे में बता रहे हैं। विशेष
विशेषता ज़रूरी नहीं उसकी अच्छाई हो, उसकी बुराई भी हो सकता है, विशेषता के अंदर सब बातें आती है। नेक्स्ट बात करें तो जो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन वो है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद है। तो क्रिया विशेषण के हमारे पास 4 भेद है। एक है स्थानवाचक, एक है कालवाचक, एक है परिमाणवाचक, एक है रीतिवाचक। तो यहाँ से सिर्फ इतना पूछा जाता है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद है और क्रिया विशेषण का अर्थ क्या है। तो जब भी आपके पास कहीं भी क्रिया की विशेषता के बारे में पता चले तो मतलब वो आपका क्रिया विशेषण, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। बाकी कल से आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेगी, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते जाएंगे, जिससे आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि एक बार रूल पढ़ लिए तो आपको पता चल जाएगा कि जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो इजीली आप जो टेट को क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप इस तरीके से चलोगे। क्योंकि मैंने तभी आपके लिए मेगा प्रैक्टिस सेट रखा था कि पहले आप सारे रूल को समझ लो, फिर हम बाद में सारे मिक्स करके क्वेश्चन के बारे में बात करें, ताकि कि आप भी इजीली आंसर दे पाओ और आपको समझ भी आ जाए। नेक्स्ट है हमारा कारक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है और बहुत ईजी टॉपिक भी एक तरीके से। क्योंकि अगर आपको कल के लिए पूछा जाए कि आपको दिया होगा कि कर्ता के अंदर कौन सा चिन्ह आता है, तो ऑप्शन में दे रखा होगा ने, को, से। तो आपको पता है कि कर्ता के अंदर कौन सा चिन्ह आता है, ने। तो इसको बस आपने याद रखना है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे होम। जब भी आपके पास संबोधन चिन्ह लगे वो किस में आएगा, संबोधन में आ जाएगा। ठीक है। कल को आपसे पूछा जाए क्या कि हे राम कौन सा कारक है, तो हे राम होगा और साथ में आपके पास संबोधक चिन्ह लगा होगा, तो किसके अंदर आएगा आपका, सीधे संबोधक चिन्ह पे। तो बस कारक से यही क्वेश्चन आते हैं, इनको आपने ध्यान में